नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और ये श्रृंखला संबंधित है यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम से। तो यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में एक अंश है पृथ्वीराज रासो का रेवा तट के नाम से। आज से हम रेवा तट पर बात करना शुरू करेंगे। रेवा तट बहुत विस्तृत है, लगभग 150 छंद है उसमें, तो हम उन सब पर इतना विस्तृत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चयनित 20-25 छंदों पर अवश्य बात करेंगे और ये बात इस तरीके से की जाएगी कि आपकी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत हो और आप परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्नों के सही जवाब दे सकें। सबसे पहले हम पृथ्वीराज रासो के बारे में एक सामान्य जानकारी, उसके बाद रेवा तट क्या है उसके विषय में सामान्य जानकारी और उसके बाद फिर व्याख्या पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको हमेशा हर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को जानना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। अधिकांश विद्वान इसे प्रथम महाकाव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न ये है कि इसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो इसकी विषय वस्तु जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के एक प्रतापी शासक हुए हैं, उनके जीवन, उनके शासनकाल और उनकी विजयों से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय हैं। ये बात आपको किसी भी स्थिति में भूलनी नहीं है। समय यानी जिस तरीके से सर्ग होते हैं महाकाव्यों में, उसी तरह से यहां पर जो सर्ग हैं, जो अध्याय हैं, उनको समय में बांटा गया है, उनका नाम समय दिया गया है। तो 69 समय है, यानी आप मान लीजिए मोटे तौर पर सरल शब्दों में कि इसमें 69 सर्ग हैं। लेकिन सर्ग शब्द का प्रयोग हम इनके लिए नहीं करेंगे क्योंकि कवि ने स्वयं इन्हें समय कहा है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में विद्वानों में अलग अलग मत हैं। संदिग्ध है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पूरी तरह से इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं। परीक्षाओं में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए यहां इसकी चर्चा करना मैं जरूरी समझती हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन ऐसे हैं जो इन्हें प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड, मिश्र बंधु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये 4 विद्वान ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से इसे एक प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। दूसरे बिंदु पर आते हैं वे जो इसे पूरी तरह से अप्रामाणिक मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से एक अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अप्रामाणिक ग्रंथ मानने का मोटे तौर पर कारण यह है दोस्तों कि इसमें जो ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं वो वास्तविक इतिहास से मेल नहीं खाती और इसमें अनेक ऐसे विषय हैं जो कि मूल कथा से बिल्कुल हटकर प्रतीत होते हैं। इसलिए विद्वानों को लगता है कि ये एक अप्रामाणिक ग्रंथ है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मूल मोटे तौर पर ये 2 कारण हैं। आगे चलें। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय और अगरचंद नाहटा इसे एक अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। उनका कहना है इसमें से कुछ जो इतिवृत्त हैं वो प्रामाणिक हैं और कुछ इतिवृत्त अप्रामाणिक है, इसलिए इसे उन्होंने अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना है। अब बात आती है रेवा तट की। तो रेवा तट एक पूरा का पूरा, जैसे पृथ्वीराज रासो में हमने चर्चा की कि कुल 69 समय हैं, उसमें से एक समय यानी एक सर्ग है रेवा तट। तो ये सर्ग कौन से नंबर का है ये आपको भूलना नहीं है। पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है रेवा तट। अब ये रेवा क्या है इसको जान लेना भी बहुत जरूरी है। नर्मदा नदी का एक नाम है रेवा, यानी साधारण शब्दों में रेवा तट का अर्थ हुआ नर्मदा नदी का तट, यानी दक्षिण भारत। पृथ्वीराज चौहान, अब रेवा तट की विषय वस्तु क्या है, इसमें कौन सी कथा का वर्णन है। तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा शहाबुद्दीन गौरी से युद्ध करने और उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने की कथा का वर्णन रेवा तट में किया गया है।
जैसा कि हम जानते हैं, हम अभी पढ़ भी चुके हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में रेवा तट की ऐतिहासिकता भी संदिग्ध है। अब बात करते हैं कि रेवा तट की प्रामाणिकता संदिग्ध क्यों है। तो पृथ्वीराज रासो की 4 प्रमुख प्रतियां प्रामाणिक तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं। तो ओरिएंटल कॉलेज से एक मिली है जिसमें 7000 छंद हैं, दूसरी बीकानेर से मिली है जिसमें 3500 छंद हैं, और तीसरी धारणोज की 1300 छंद वाली प्रति है, और चौथी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो की प्रति। और इन चारों ही प्रतियों में रेवा तट नाम का समय है ही नहीं, इसलिए विद्वान इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध मानते हैं। किस किस में नहीं है आपको ध्यान दे लेना है। ओरिएंटल कॉलेज की जो पृथ्वीराज रासो की 7000 छंदों वाली प्रति है उसमें रेवा तट नहीं है। बीकानेर की जो 3500 छंदों वाली प्रति है उसमें रेवा तट नहीं है। धारणोज की 1300 छंदों वाली जो प्रति है उसमें रेवा तट नहीं है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो पृथ्वीराज रासो है उसमें भी रेवा तट नहीं है, इसलिए रेवा तट की जो प्रामाणिकता है उसे संदिग्ध माना गया है। आगे चलें। विद्वानों का मत है कि संभवतः रेवा तट पृथ्वीराज रासो में बहुत बाद में जोड़ा गया, क्योंकि इन 4 महत्वपूर्ण प्रतियों में पृथ्वीराज रासो की रेवा तट नहीं है, इसलिए बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि रेवा तट संभवतः पृथ्वीराज रासो में बहुत बाद में जोड़ा गया। रेवा तट की कथा का पृथ्वीराज रासो की मूल कथा से प्रत्यक्ष संबंध नहीं बैठता, केवल इतना ही इस दृष्टि से ही संबंधित है ये कथा रेवा तट की पृथ्वीराज रासो की मूल कथा से कि पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रम का वर्णन है, और रेवा तट में भी पृथ्वीराज चौहान के शौर्य प्रदर्शन की बात की गई है। यानी पृथ्वीराज चौहान के शौर्य प्रदर्शन के माध्यम से ही रेवा तट की कथा का पृथ्वीराज रासो की मूल कथा के साथ तालमेल बैठता है। एक खंड काव्य के रूप में देखा जाए तो रेवा तट का कथानक स्वयं में पूर्ण है, यानी हम इसे एक महाकाव्य के अंश के रूप में तो पृथ्वीराज चौहान के शौर्य प्रदर्शन के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर यदि हम इसे एक खंड काव्य के रूप में देखें, यानी किसी एक विशेष परिस्थिति में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रम की दृष्टि से खंड काव्य के रूप में देखें, तो ये कथानक रेवा तट का पूरी तरह से पूर्ण अपने आप में दिखाई देता है, यानी इसे एक खंड काव्य भी कहा जा सकता है। आगे चलें। नामकरण, इसका जो नामकरण है रेवा तट, इसका नाम क्यों है, इसका आधार क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। रेवा तट नामकरण का आधार है पृथ्वीराज चौहान का शिकार खेलने का प्रसंग। वो रेवा तट पर यानी नर्मदा नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और वहीं से वे लाहौर के शासक चंद पुंडीर के पत्र से शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमण की सूचना पाकर तत्काल युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। एक बात और आपको यहां ध्यान रखनी है, लाहौर का शासक ये चंद पुंडीर, कहीं कहीं चंड भी लिखा मिलता है, चंड पुंडीर भी मिलता है और चंद पुंडीर भी मिलता है, तो आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है। मूलतः युद्ध वर्णन से संबंधित है इसका कथानक, यानी किसके युद्ध से संबंधित है, पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के युद्ध से संबंधित इसका कथानक है। अब इसमें प्रमुख रूप से वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रसों की प्रधानता है, यानी इन रसों का ही यहां पर परिपाक हुआ है। आगे चलें। अनुप्रास अलंकार की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, दृष्टांत, संदेह और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रमुख रूप से यहां प्रयोग किया गया है। छंदों की बात करें तो दूहा यानी दोहा, कवित, छप्पय, अरिल, गाथा, साटक, कुंडलिया, कंठ शोभा, भुजंगी, दंडमाली, मोतीदाम, रसावला, इन छंदों का प्रमुखतः यहां प्रयोग हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब वीर रस, रौद्र रस जैसे रस हो तो ओज गुण की प्रधानता बनती है, तो ओज गुण की प्रधानता है, गुण की दृष्टि से ओज गुण की प्रधानता है, रस की दृष्टि से वीर रस का सम्यक परिपाक है, और वीर रस के जो सहायक हैं रौद्र आदि रस, उनका सम्यक परिपाक यहां किया गया है। अब इसकी जो भाषा है वो डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा है, और इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों का मिश्रण है, यानी संस्कृत के शब्दों का भी
प्रयोग मिलता है, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों का भी प्रयोग यहां मिलता है। अब बात आती है रेवा तट के कथासार की। जब तक हम रेवा तट के कथासार को नहीं समझेंगे तब तक हम इससे संबंधित प्रश्नों पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सकेंगे। तो ध्यान से हम इस रेवा तट के कथासार को अपने चित्त में, अपने हृदय में बिठा लेंगे। सबसे पहला प्रसंग जो जहां से शुरुआत होती है रेवा तट की, वो है चामंड राय, एक सेनापति है जो कि बहुत वीर है पृथ्वीराज चौहान का, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने देवगिरी यानी दक्षिण भारत में जो देवगिरी है उसकी विजय के लिए भेजा है। तो वो देवगिरी पर विजय प्राप्त कर दिल्ली आता है और यहीं से रेवा तट का प्रारंभ होता है। चामंड राय का पृथ्वीराज को रेवा तट के रमणीय स्थान पर शिकार खेलने जाने के लिए प्रेरित करना, और वो दूसरे ही छंद में चामंड राय जो है वो पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट के सुंदर सुरम्य तट के विषय में बताता है और वहां कहता है कि यदि आप शिकार खेलने जाने का अपना मन बना लें तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। न केवल प्राकृतिक सौंदर्य आपको, आपके चित्त को प्रसन्न करेगा, बल्कि आप शिकार का भी आनंद लेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हाथियों के झुंड, अपूर्व हाथियों के झुंड, यानी हाथियों की एक अद्भुत प्रजाति आपको दिखाई देगी। पृथ्वीराज का शिकार हेतु और इस सब से प्रेरित होकर पृथ्वीराज चौहान शिकार के लिए रेवा तट की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग के जैसे ही सूचना मिलती है रेवा तट की ओर पृथ्वीराज चौहान शिकार यात्रा पर जा रहे हैं, तो मार्ग में जितने भी राज्य हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक अपने समय के एक बहुत ही पराक्रमी और शौर्यवान शासक हुए हैं जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, तो जो उनके मार्ग में आने वाले राज्य हैं उन सबके राजा महाराजा उनके स्वागत के लिए आते हैं, अपने राज्य में उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें रत्न आदि भेंट करते हैं। और इसके बाद रेवा तट पर पृथ्वीराज चौहान हाथियों, सिंहों और हरिणों का शिकार खेलते हैं। लाहौर के शासक चंदपुंडीर जिस समय वो शिकार में मग्न है, उसी समय चंदपुंडीर या चंडपुंडीर का पत्र मिलता है उन्हें एक दूत के माध्यम से, जिसमें उल्लेख किया गया है कि शहाबुद्दीन गौरी ने आक्रमण लाहौर पर कर दिया है। यानी उस पत्र से शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमण की सूचना मिलती है और यह ज्ञात होता है कि उसके सेनापति, किसके, शहाबुद्दीन गौरी के सेनापति तातार मारूफ खान ने चौहानों को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया है। यानी चौहानों को पराजित करने का, यानी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने का संकल्प किया है उसने। ये उसे सूचना मिलती है किसको, पृथ्वीराज चौहान को, जबकि वो रेवा तट पर शिकार यात्रा में मग्न है। पृथ्वीराज का तत्काल रेवा तट से लाहौर की ओर प्रस्थान, और जैसे ही ये सूचना मिलती है कि लाहौर तक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी उसका पूरा नाम है, यहां पर शहाबुद्दीन गौरी उसे कहा गया है, तो शहाबुद्दीन गौरी यहां लाहौर तक पहुंच गए हैं अपनी सेना के साथ। तत्काल पृथ्वीराज चौहान रेवा तट से शिकार को छोड़कर लाहौर की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि एक पराक्रमी और शौर्यवान शासक की यही पहचान है। अर्धरात्रि के समय लाहौर में पृथ्वीराज को विशाल सेना के साथ गौरी के लाहौर से 14 कोस की दूरी तक आने की सूचना मिलती है, और अर्धरात्रि के समय उन्हें सूचना मिलती है दोबारा कि लाहौर से केवल 14 कोस की दूरी पर शहाबुद्दीन गौरी आ गया है। चंदपुंडीर द्वारा गौरी को रोकने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि लाहौर में चंदपुंडीर शासक हैं, तो चंदपुंडीर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुंडीर वंशी 5 योद्धाओं के मारे जाने पर वे युद्ध से पलायन कर जाते हैं। गौरी के सेनापति मारूफ खां का पुंडीर वंशियों को रौंदते हुए लाहौर से 5 कोस की दूरी तक आना, और परिणाम यह होता है कि गौरी का जो सेनापति है तातार मारूफ खां, वो पुंडीर वंशियों का दमन करते हुए लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर रह जाते हैं। पहले 14 कोस की दूरी पर थे और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वे केवल 5 कोस की दूरी पर रह जाते हैं। क्रुद्ध पृथ्वीराज का शाह गौरी को बंदी बनाने के संकल्प के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करना, और तब पृथ्वीराज अत्यंत क्रोधित होते हैं और वो गौरी को बंदी बनाने का संकल्प करके युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। दोनों पक्षों के बीच 4 दिन तक भीषण युद्ध होता है। कितने दिन तक होता है? 4 दिन तक भीषण युद्ध होता है। किसमें? शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच। ये 4 दिन आपको भूलना नहीं है।
पहले दिन के युद्ध में सेनापति जैत पंवार, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में थे, चंद्रव्यूह की, जैसे चक्रव्यूह होता है उसी तरह से एक चंद्रव्यूह होता है, सेना को चंद्रव्यूह के तौर पर खड़ा किया जाता है ताकि शत्रु पक्ष को पछाड़ा जा सके। तो चंद्रव्यूह बनाकर युद्ध करना और शाह गौरी के छक्के छुड़ाना, यानी चंद्रव्यूह बनाकर जैत पंवार युद्ध करते हैं और शाह गौरी के यानी गौरी के छक्के छुड़ा देते हैं। प्रथम दिन के युद्ध में सोलंकी माधव राय, गरुआ गोविंद, गरुआ शब्द का अर्थ है गौरवशाली गोविंद, गोविंद यानी गोविंद, पतंग जयसिंह यानी सूर्यवंशी, पतंग सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द है, यानी सूर्यवंशी जयसिंह, भानपुंडीर, कूरंभ और आहुट वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी पृथ्वीराज चौहान की सेना के श्रेष्ठतम जो वीर थे उनमें से ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे दिन के युद्ध में, ये पहले दिन की बात है, दूसरे दिन के युद्ध में सुलख के पिता लखन, योगी जंघारा, लोहाना, बिड्डर आदि वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये सब भी पृथ्वीराज चौहान के सेना में थे। इसी दिन गौरी के 64 और दूसरे ही दिन गौरी के 64 योद्धा और पृथ्वीराज चौहान के 13 श्रेष्ठ वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी बराबर भीषण युद्ध चल रहा है दोनों पक्षों के बीच और दोनों पक्षों के श्रेष्ठतम वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। तीसरे दिन के युद्ध में पृथ्वीराज की सेना के 213 सैनिक गौरी के हाथियों के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और रघुवंशी राय आ जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान की सेना में है, रघुवंशी राय आकर इस भीषण स्थिति को संभालते हैं। चौथे दिन के युद्ध में पृथ्वीराज को पूर्णतः पराजित करने के संकल्प के साथ गौरी युद्ध भूमि में आता है, क्योंकि वो अपने श्रेष्ठ सेनापतियों के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने से बहुत क्रोधित है। तो वो ये संकल्प करता है कि अब वो हर हाल में पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से पराजित करके ही लौटेगा। गौरी के द्वारा धनुष पर 7 बाण चढ़ाए जाते हैं और रघुवंश गोराई भट्टी और एक चौहान सामंत उसके उन बाणों से घायल हो जाते हैं। इसी बीच रघुवंश राय गुर्जर गौरी को पकड़ लेता है। कौन पकड़ता है ये भी आपको ध्यान रखना है। गौरी को पकड़ना, हुसैन खां को मारना और निसुरती खां को झोली बनाकर डालना, यानी इसको कैद कर लेते हैं, इसको मार लेते हैं। और कौन करते हैं ये काम? रघुवंश राय गुर्जर करते हैं और गौरी को पकड़ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान का गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले जाना, यानी फलतः पृथ्वीराज चौहान गौरी को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाने में सफल होते हैं। यह शाह गौरी का 1 माह 3 दिन पृथ्वीराज के बंदी गृह में रहना, और वे पृथ्वीराज चौहान के बंदी गृह में कितने समय रहते हैं यह भी तथ्य आपको भूलना नहीं है। 1 महीने और 3 दिन पृथ्वीराज के बंदी गृह में रहते हैं। आपको इस पूरी कथा में जो नाम है वो नाम किसके बीच युद्ध हुआ ये याद रखना है, कौन सा किसका सेना नायक था ये याद रखना है, कितने दिन युद्ध हुआ, 4 दिन युद्ध हुआ ये याद रखना है, और कितने कितने सैनिक मारे गए, कौन कौन मारा गया, पहले दिन कौन, दूसरे दिन कौन, तीसरे दिन कौन और चौथे दिन कौन, और किसने गौरी को पकड़ा, ये बिंदु भी आपको भूलना नहीं है। और फिर अंत में ये तो आपको याद रखना ही है कि 1 महीने 3 दिन जो शाह गौरी है यानी शहाबुद्दीन गौरी वो पृथ्वीराज के बंदी गृह में रहा। अंततः 1 महीने 3 दिन बंदी गृह में रहने के बाद गौरी के जो अमीर हैं वे पृथ्वीराज चौहान से प्रार्थना करते हैं कि वे शाह गौरी को मुक्त कर दें। तो इनकी प्रार्थना पर पृथ्वीराज द्वारा दंड स्वरूप उनसे क्या लिया जाता है? 9000 घोड़े, 700 ऐराकी घोड़े, 8 सफेद हाथी, सुंदर ढली हुई 20 ढालें, रत्न मोती माणिक, ये सब लेकर पृथ्वीराज चौहान शाह गौरी को मुक्त कर देते हैं। उनका स्वागत करते हैं अपने दरबार में और उन्हें वस्त्र आदि से सुसज्जित कर गजनी भेज देते हैं। और यहीं पर रेवा तट की कथा समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ एक छंदों पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला छंद जो रेवा तट का है, शुरू के 5-6 छंद तो हम पढ़ेंगे ही क्योंकि उसी से कथानक की पृष्ठभूमि आप समझ पाएंगे। तो देवक गिरि जीते सुभट आयो चामुंड राय, जय जय नप कीरत सकल कही कव्य जन गाय। तो यहां पर कवि चंदवरदाई कहते हैं, यहां पर कवि चंदवरदाई किसका वर्णन कर रहे हैं? देवगिरी विजय का। देवगिरी विजय
किसके द्वारा प्राप्त की गई देवगिरी विजय? चामंड राय के द्वारा। और चामंड राय कौन है? पृथ्वीराज चौहान के श्रेष्ठ सेनापति हैं, जिनको देवगिरी विजय के लिए भेजा गया था। तो देवगिरी को जीतकर सुभट यानी श्रेष्ठ योद्धा कौन? चामंड राय आयो यानी लौटकर आए। जय जय नप कीरत सकल, और उन्होंने बताया कि देवगिरी में हमारी विजय हो गई है। तो ये सुनकर जितने भी दरबारी कवि थे, कविजन, यानी एक कवि नहीं है, अनेक कवियों का समूह है, उन सब कविजनों ने किसकी जय जयकार की? नप, नप यानी नृप यानी राजा। राजा कौन? पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि सामंत किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। तो यदि सामंत सेनापति यदि विजय प्राप्त करेगा तो किसकी विजय मानी जाएगी? पृथ्वीराज चौहान की विजय मानी जाएगी, क्योंकि वही राजा हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कविजनों को यह ज्ञात होता है कि देवगिरी पर विजय प्राप्त कर ली है सेनापति चामंड राय ने और वे लौटकर आ गए हैं, तो वे सब नृप की यानी राजा पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार करते हैं, उनका यशगान करते हैं, उनके यश और कीर्ति की कथा का बखान करते हैं। तो ये तो हुआ इसका अर्थ। अब बात आती है अलंकारों पर। तो देवगिरी जीते सुभट, देखिए सबसे ज्यादा जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है वो है अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार में भी खास तौर पर छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास का प्रयोग हुआ है, ये आप भूलेंगे नहीं। तो देवगिरी जीते सुभट आयो चामंड राय, जय जय नप कीरत सकल कही कविजन आए। एक तो क वर्ण की आवृत्ति है, क क क 3 बार है। तो एक से अधिक बार जब किसी भी एक वर्ण की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है, एक ही क्रम यानी पहले पर अगर आ रहा है कीर्ति क, तो दूसरे शब्द में भी पहले नंबर पर ही आना चाहिए वर्ण, और तीसरे में भी। तो एक ही क्रम में एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो यहां वृत्यानुप्रास अलंकार है। और जय जय में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जय जय शब्द को 2 बार दोहराया गया है। आगे चलते हैं। दूसरा छंद, मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करो सौवन अपुब गज झुंड। यानी राव चामंड ने यानी चामंड राय ने पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज से, सौ यानी से, पृथ्वीराज से मिलकर, मिलत मिलकर राजा पृथ्वीराज से कहा। क्या कहा? रेवा तट जो मन करो, यानी रेवा तट पर यानी नर्मदा नदी के तट पर शिकार करने का यदि आप मन बनाएं तो आपको वहां के वनों में अपूर्व यानी अपूर्व यानी बहुत अच्छी नस्ल के गज यानी हाथियों के झुंड मिलेंगे। इस तरह से कहकर वो पृथ्वीराज चौहान को प्रेरित कर रहे हैं कि उन्हें नर्मदा तट पर यानी रेवा तट पर शिकार का आनंद अवश्य लेना चाहिए। तो ये बहुत सरल है दोहा। तो इसको देखते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करो सो वन अपुब गज झुंड। तो ये एक सामान्य सी बात है, इसमें कोई अलंकार विशेष नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरा छंद, बिंद ललाट प्रसेद कर्यो शंकर गजराजम, औरापति धरे नाम दियो चढ़ने सुरराजम, दानव दल ते ही गंज रंज उमया उर अंबर, होए कृपाल हस्तिनी संग बगसी रचि सुंदर। अब देखिए, इस पिछले छंद में क्या बात की थी देवगिरी से लौटकर चामंड राय ने कि नर्मदा नदी के तट पर यानी रेवा तट पर यदि आप शिकार खेलने का मन बनाएंगे तो वहां पर आपको अपूर्व गजों के झुंड यानी हाथियों के झुंड मिलेंगे। अपूर्व गजों के झुंड का मतलब क्या है? अद्भुत नस्ल के, अनोखी नस्ल के आपको वहां हाथियों का शिकार करने को मिलेगा। अब वे अपनी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो गजझुंड हमको रेवा तट पर आपको मिलेंगे वे भला अद्भुत और अपूर्व क्यों हैं? तो वो बताते हैं, बिंद ललाट प्रसेद, प्रसेद का मतलब है संस्कृत का तद्भव है प्रस्वेद यानी पसीना, ललाट मस्तक, बिंद बूंद, कर्यो शंकर,
शंकर भगवान ने यानी भगवान शिव ने अपने मस्तक के प्रस्वेद यानी पसीने की बूंद से हाथी का अभिषेक किया, यानी हाथी के मस्तक पर तिलक लगाया। किसने लगाया? भगवान शंकर ने अपने ललाट के प्रसेद यानी पसीने की बिंद यानी बूंद से हाथी के मस्तक पर तिलक लगाया और उसे क्या बना दिया? गजराज बना दिया, यानी एक श्रेष्ठ गज बना दिया। आगे चलते हैं। औरापति धरी नाम, और जिसका उन्होंने अभिषेक किया, जिसके ललाट पर उन्होंने तिलक लगाया, उसको श्रेष्ठ गज तो बनाया ही, यानी गजराज तो बनाया ही, साथ ही उसका नाम औरापति, औरापति यानी ऐरापति, जिसे हम ऐरावत हाथी के नाम से भी जानते हैं। ऐरावत यानी औरापति नाम उसका रख दिया उस गजराज का। दियो चढ़ने सुरराजम, और देवताओं के राजा यानी इंद्र को सवारी करने के लिए, चढ़ने यानी सवारी करने के लिए उन्होंने उसे देवराज इंद्र को दे दिया। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, भगवान शंकर ने अपने ललाट यानी मस्तक के पसीने की बूंद से हाथी का तिलक किया और उसे गजराज बना दिया। उस गजराज का उन्होंने औरापति यानी ऐरापति या ऐरावत हाथी, जो कि इंद्र का हाथी माना जाता है, उसका नाम औरापति यानी ऐरापति या ऐरावत रखा और उसे देवराज इंद्र को चढ़ने यानी सवारी करने के लिए दे दिया। आगे चले। दानव दल ते ही गंज रंज उमया उर अंबर, और उस हाथी ने पर सवारी करके इंद्र ने क्या किया? अनेक राक्षसों का वध किया, यानी उस हाथी ने अनेक दानवों के, राक्षसों के समूह का नाश किया। गंजी यानी नाश किया, तेही यानी उस हाथी ने, तेही किसके लिए है? हाथी के लिए। उस हाथी ने दानवों के अनेक समूहों का नाश किया और इस प्रकार उमया यानी उमा अर्थात पार्वती जी, पार्वती जी के अपने इस कार्य से पार्वती जी के उर यानी हृदय में, अंबर यानी असीम, आकाश के समान असीम, असीम रंज यानी आनंद उत्पन्न किया, यानी वे उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुई क्योंकि उन्होंने, उस हाथी ने, गजराज ने, ऐरापति ने दानवों के दल का नाश करने में सहायता की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब उन्होंने क्या किया? उमा ने, पार्वती जी ने, होए कृपाल हस्तिनी संग बगसी रचि सुंदर, और उन्होंने कृपा करके तब उसके इस कार्य से कि उसने दानवों के दल का नाश किया है, इस कार्य से प्रसन्न हो गई और उन उमा ने यानी पार्वती जी ने कृपा करके उन्हें एक साथ के लिए, उस हाथी को, उस गजराज को एक हस्तिनी बगसी यानी उपहार में दी। रचि सुंदर, एक सुंदर हथिनी उन्होंने रची, उसकी रचना की और उसे, उस हाथी को, गजराज को, जिसका नाम ऐरापति या ऐरावत रखा गया था, उसे उपहार में दी। किसने दी? पार्वती जी ने दी। आगे चले। औलाद तासुतन आए के रेवा तट वन बिथरिए, और चामन राय कहता है कि उस गजराज और वो जो हथिनी जो मां पार्वती ने दी थी, उनकी औलाद उस शरीर में आई, यानी उस हथिनी से उत्पन्न हुई, हथिनी से उत्पन्न संतान, वही संतान रेवा तट के वन में बिथरिए बिखर गई, यानी फैल गई। सामंत नाथ सो मिलत इह दाहिम में कथ उच्चरिए। आगे कवि चंद्रवरदाई कहते हैं कि ये पूरा विवरण सामंतों के नाथ अर्थात कौन? पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहां सामंतनाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, ये पृथ्वीराज चौहान, सामंतों के स्वामी यानी पृथ्वीराज चौहान से इह यानी यह मिलकर के, पृथ्वीराज चौहान से किसने कहा? दाहिम राजपूत, दाहिमे यानी दाहिम जाति के राजपूत थे चामन राय। दाहिम राजपूत यानी संकेत, दाहिमे किसको कहा गया है? दाहिम राजपूत चामन राय को कहा गया है। दाहिम राजपूत चामंड राय ने यह कथा उच्चरी यानी सुनाई,
अब देखते हैं अलंकार। बिंद ललाट प्रसेद कर्यो शंकर गजराज, औरापति धरि नाम दियो चढ़ने सुरराजम। दानव दल, दानव दल द वर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति, तो 6 का अनुप्रास अलंकार। गंज रंज उमया उर में 6 का अनुप्रास अलंकार। होए कृपाल हस्तिनी संग बगसी रच सुंदर, सवर्ण की आवृत्ति, 6 का अनुप्रास अलंकार। औलाद तासुतन, तासुतन 6 का अनुप्रास अलंकार। सामंत, 6 का अनुप्रास, अवर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सामंत नाथ सो मिलत इह दाहिमे कथ उच्चरिय, यहां भी 6 का अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। चौथा छंद, चारे प्रकार पिखे बन। देखिए ध्यान रखेंगे, जहां पर भी ये श आएगा रेवा तट में, तो इसे श की तरह से उच्चारण नहीं करना है, ख की तरह उच्चारित करना है। चारे प्रकार पिख बन बारन, भद्र मंद मृग जाति साधारण। पुच्छ चंद कवि को नरपत्ति, सुरवाहन किम आए धरित्य। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कवि चंदबरदाई चामन राय के माध्यम से कह रहे हैं कि चारे प्रकार पिखे बन वारन, कि उस वन में, कौन से वन में, रेवा तट के वन में वारन यानी हाथी, 4 प्रकार के हाथी पिखी देखे जाते हैं। कौन कौन से? भद्र, मंद, मृग और साधारण। आपको ध्यान रखना है, इन 4, कौन सी 4 जातियां यहां बताई गई है हाथियों की, इन्हें भूलना नहीं है। भद्र, मंद, मृग और साधारण। साधारण यानी साधारण, ये 4 प्रकार हाथियों के यहां मिलते हैं। अब ये सारा वृत्तांत चामन राय से सुन लिया पृथ्वीराज चौहान ने, और उनके मन में एक सहज सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने, क्योंकि बहुज्ञ कौन है, सभी बातों को जानने वाला कौन है, उनके दरबार में कवि चंदबरदाई, तो वे नरपति यानी राजा ने चंद कवि से यानी कवि चंदबरदाई से पूछे यानी पूछा। अब क्या पूछा? सुर वाहन किम आए धरती है, कि ये जो देवताओं का वाहन था, कौन? ऐरावत हाथी, जिसे शंकर भगवान ने अपने ललाट के पसीने की बूंद से तिलक करके गजराज बनाया था, और उसके दुष्टों का दलन करने, दानवों का दमन करने के फलस्वरूप प्रसन्न होकर एक हथिनी उपहार में दी थी माता पार्वती ने। उनका ये जो वंश था, ये पृथ्वी पर आखिर आया कैसे? धरती है यानी पृथ्वी पर। ये तो देवलोक में रहने वाला हाथी था, देवराज इंद्र का वाहन था। तो पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं कवि चंदबरदाई से कि भला ये सुर यानी देवताओं का वाहन अर्थात ऐरावत हाथी, ऐरापति हाथी किम आए धरती है, किस प्रकार पृथ्वी पर आया, ये बात यहां पूछी जाती है। अब देखते हैं इसमें अलंकार। 4 प्रकार पिखे बन, प्रकार और पवर्ण की एक बार आवृत्ति, 6 का अनुप्रास अलंकार। भद्र मंद मृग, 6 का अनुप्रास। पुच्छ चंद कवि को 6 का अनुप्रास। सुरवाहन किम आए धरती। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने पृथ्वीराज रासो के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, क्योंकि रेवा तट जिसको हम पढ़ रहे हैं, आज हमने पढ़ा है, वो रेवा तट पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है। और रेवा तट के विषय में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हमें पता होने चाहिए, उस पर चर्चा की। रेवा तट का क्या कथासार है वो जाना, और उससे संबंधित उसके प्रारंभिक 4 छंदों की हमने व्याख्या की, ताकि हम समझ सकें कि किस प्रकार रेवा तट प्रारंभ होता है और कहां से कथासूत्र किस प्रकार गति प्राप्त करता है। अगले सत्र में आगे के कुछ एक महत्वपूर्ण छंदों पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद, आपका पथ प्रशस्त हो। नमस्कार।